नमस्कार। लोहिया विद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। छात्रों, आज के इस व्याख्यान में हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन प्रमाण के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखांकन प्रमाप, लेखांकन मानक क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होता है। अभी अपने पीछे के जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि कुछ ऐसे लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं, विचार या सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर अपनी लेखा शास्त्र की रचना होती है। ये जो लेखांकन सिद्धांत, जो अवधारणाएं या परंपराएं होती हैं, वो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए या अंतिम खाते तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देशक होते हैं, दिशा निर्देश का काम करते हैं ये। और चूंकि वो सर्वमान्य होते हैं इसलिए इनको सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत भी कहते हैं। इन सिद्धांतों के बावजूद भी हमें लेखा मानक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये यहाँ समझने की बात है। क्योंकि लेखा मानक एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक तरह से सभी व्यवहारों में एक रूपता लाने के लिए यानी व्यक्तिगत निर्णय से कोई व्यवहार प्रभावित नहीं हो, तो एक रूपता लाने के लिए इस तरीके के जो मानक है वो निर्धारित किए गए हैं। कभी कभी किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कि अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो ये जो लेखा मानक है, उन्होंने जो प्रमाप निर्धारित किए हैं, एक व्यावसायिक जगत में उसका पालन करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए स्टॉक के मूल्यांकन के बारे में है कि भाई बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से कम के ऊपर मूल्यांकित करना है, मूल्य ह्रास की विधियों के बारे में है, हानियों के आयोजन के बारे में है। ऐसे बहुत से ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिनके जो कि अलग अलग हिसाब से किए जा सकते हैं। तो ऐसे अगर किया, किसी ने कैसे किया तो फिर खातों की उपयोगिता सीमित हो जाती है। तो जब ऐसे डिफरेंट विचार होते हैं तो उनके बीच में एक सटीक विचार देना कि आपको ऐसे ही करना है, तो उसके लिए वो प्रमाप जारी किए जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऐसे कंपेरेबल नहीं हो सकते, खाते लेखे जो तैयार किए जाएंगे तुलनीय नहीं हो सकते। न तो खुद व्यापार अपने पीछे की सालों से उसकी तुलना कर सकता है और न ही किसी एक इंडस्ट्री की दूसरी इकाई से कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर वो समान सिद्धांतों के आधार पर अगर उनको एक रूपता के हिसाब से लेखे तैयार किए जाएंगे, तभी वो लेखे जो होते हैं वो तुलना करने योग्य और विश्लेषण करने योग्य बनते हैं। अदरवाइज उनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन व्यवहारों में एकरूपता लाने के लिए जो है वो प्रमाप या मानक निर्धारित किए गए, उनकी स्थापना की गई। लेखा मानक का अर्थ क्या हुआ? लेखा मानक वास्तव में लेखांकन नीतियों के ऐसे मानदंड हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि वित्तीय जो विवरण है और वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रदर्शित मदों का जो लेखा है वो किस प्रकार से किया जाए। यानी वास्तव में लेखांकन नीतियों के मानदंड हैं जो ये बताते हैं कि वित्तीय और वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रदर्शित मदों का लेखों में कैसे व्यवहार किया जाए। इसके द्वारा विभिन्न उपक्रमों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों में एक रूपता यानी कंसिस्टेंसी स्थापित होती है और इससे वित्तीय सूचनाएं बहुत अधिक उपयोगी और निर्णय लेने योग्य बनती है। यहाँ ये ध्यान की बात है कि ये ऐसे मानक होते हैं जिनमें व्यक्तिगत निर्णय या दृष्टिकोण की बजाय सामूहिक एज ए होल जो अप्रोच होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि मानक होते हैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनते, मानक पूरे इंडस्ट्री, पूरे व्यवसाय के संबंध में बनाए जाते हैं। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक्स के लिए लागू होंगे और वाई के लिए नहीं लागू, वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। इसलिए इसके अंदर जो है वो सामूहिक ज्ञान और अनुभव को
स्थापित करते हुए इनको बनाया जाता है। भारत में लेखा मानक के बारे में हम जब स्टडी करना चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि विश्व स्तर पर एक मानक लेखा समिति बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत भी इसका एक सदस्य है। लेकिन भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई जो लेखा मानक मंडल या बोर्ड या जो समिति है, उसके द्वारा जो स्थापित जो लेखा मानक है, उनको ध्यान में रखते हुए और साथ ही भारत की परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको चीज़ों को समायोजित करते हुए जो प्रभाव बनाए गए वो भारत के लेखा मानक है। यद्यपि चूंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें कम्पीट करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को स्थापित करना है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड उन्होंने बनाए हैं उनको हम गौर करेंगे, लेकिन अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ समायोजन भी करते हुए हमने अपने लेखा मानक बनाए, तो वो भारतीय लेखा मानक कहलाते हैं। और इसके लिए भारत के अंदर एक लेखा मानक बोर्ड बनाया गया जो कि 21 अप्रैल 1977 को उसका गठन किया गया, और ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था ने इस लेखा मानक मंडल की स्थापना की। इस बोर्ड के अंदर कंपनी लॉ बोर्ड, बहुत से व्यावसायिक संगठन, सेबी, C&AG और जैसे CBDT, ऐसे बहुत से जो व्यावसायिक और कर संबंधी जो संस्थाएं हैं, ये इसकी मेंबर होती है, इसकी प्रतिनिधि मतलब इस बोर्ड की मेंबर इसके अंदर होती हैं, इस जो लेखा मानक मंडल के अंदर। अब हमें ये देखना है कि ये मानक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे अभी अपने कहा कि भी ये संस्थाएं होती हैं जो कि लेखा मानक मंडल की सदस्य होती हैं, प्रतिनिधि होती हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि जब कोई भी किसी भी विषय क्षेत्र का सबसे पहले तो जो लेखा मानक मंडल जो है, जो बोर्ड है, वो एक सिलेक्शन करता है कि हमें इस विषय के संबंध में एक स्टैंडर्ड बनाना है, तो वो उस विषय क्षेत्र का चुनाव करता है। चुनाव करने के बाद में वो क्या करता है, सबसे पहले एक जो ये जितनी भी ये संस्थाएं या सदस्य हैं उनको आमंत्रित करता है वो, और आमंत्रित करने के लिए वो अपना प्रपोजल, जिसको अपन इनिशियल या प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट कहते हैं, शुरू का ड्राफ्ट, वो उनके सामने रखता है विचार करने के लिए और उनको आमंत्रित करता है। तो ये प्रारंभिक एक तरह से एक प्रपोजल है, जिसको हम प्रपोजल ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ये ड्राफ्ट उनके सामने रखता है, कौन सी, इन संस्थाओं के सामने जो अभी अपने बताए, CBDT, C&AG, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड है ना, ये संस्थाएं होती हैं, इनको आमंत्रित करता है। वो सब इसके ऊपर आरंभिक विचार विमर्श करते हैं। ये संस्थाएं जब अपना राय या विचार प्रकट करेंगे, उसके आधार पर जो है वो अपने विचार प्रकट कर देते हैं, विचार दे देते हैं लिखित में। तो उनके आधार पर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, बोर्ड द्वारा। तो पहला तो एक तरह से प्रोपोजल ड्राफ्ट था, फिर उससे एक एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है, उसको अपने जर्नल में प्रकाशित करता है, और वो जर्नल में प्रकाशित करने के बाद वो एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है, वो जनसाधारण के सामने भी पेश किया जाता है, तो जनता की राय भी आ जाती है। इन संस्थाओं के सामने भी प्रकट करता है, जो कि प्रारंभिक विचार विमर्श में थे, वो कोई अपना संशोधन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो एक विस्तृत ड्राफ्ट होता है जो कि पूरा एक्सपोज किया जाता है जनता के सामने, जनसाधारण के सामने, इन वित्तीय संस्थाओं के सामने, इंडस्ट्री के सामने। तो वो उससे डिफरेंट सेक्टर से उसके बारे में राय, संशोधन, सुझाव आते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट के बाद में। तो ऐसे सुझाव जब आ जाते हैं जनसाधारण की ओर से, इंडस्ट्री की ओर से और इंस्टीट्यूट्स की ओर से, इन सभी सुझावों को संकलित करते हुए, उनको समायोजित करते हुए, और फिर वो एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करता है, अंतिम मसौदा तैयार करता है उस लेखांकन प्रमाण का। और इस अंतिम मसौदे को वो जो है वो लॉ बोर्ड, जो वो एक काउंसिल बनाई हुई होती है सरकार की, उस काउंसिल का गठन होता है, उस काउंसिल के सामने वो अपनी राय को रख देता है। काउंसिल उस अंतिम ड्राफ्ट के ऊपर विचार करती है, और यदि कंपनी लॉ बोर्ड से बातचीत करते हुए उसमें और कोई संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए और उसको अंतिम रूप से उसको लागू कर देती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसका फाइनल ड्राफ्ट को।
तो ये एक प्रक्रिया जो होती है वो और चूंकि ये बात है कि उसको समय समय पर कोई संशोधन की आवश्यकता होती है, तो कंप्लीट इससे सॉरी जो मानक मंडल है, जो स्टैंडर्ड बोर्ड बना हुआ है, उससे विचार विमर्श करके उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक प्रक्रिया होती है किसी भी विषय क्षेत्र के संबंध में प्रमाण बनाने की। इस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। अब हमारे सामने आती है कि लेखा मानकों का महत्व क्या है। हमने बहुत अच्छी तरह से देखा कि यदि लेखा मानक नहीं बनेंगे तो लेखों में एकरूपता नहीं होगी, लेखे विश्वसनीय नहीं होंगे, लेखे तुलनीय नहीं होंगे, लेखे पूर्ण नहीं होंगे, लेखों की कोई उपयोगिता नहीं होगी। लेखे तभी यूजफुल बन सकते हैं, तभी वो उपयोगी बन सकते हैं जब वास्तव में वो किसी एक रूपता के दृष्टिकोण से बनाए गए हों। तो इसलिए उन्होंने मानक निर्धारित कर दिए। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात होती है कि जो अंकेक्षक, जो ऑडिटर, जो लेखों की जांच करता है, उसके लिए भी जरूरी होता है कि वो इस बात की जांच भी करे कि जो लेखा तैयार किए गए हैं वास्तव में उनको तैयार करने में लेखा मानकों का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। कंपनी अधिनियम लागू करने के बाद में तो मैंडेटरी कर दिए गए हैं, ऐसे जो प्रभाव है उनको लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है, उनको पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, और उनको ध्यान में रखते हुए जो है वही लेखे तैयार किए जाएंगे। नए जो कंपनी अधिनियम है उसमें तो ये स्पष्ट प्रावधान है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरी है कि जो अंकेक्षक जब अंकेक्षकों के खाते तैयार करता है तो वो क्लियरली ये लिखेगा कि यदि वो तैयार नहीं करे गए हैं तो वो इसमें मेंशन करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई कि इन मानकों का कितना बड़ा महत्व है लेखे तैयार करने में, क्योंकि ये जो मानक बताए गए हैं ये मानक न केवल अकाउंटिंग को परिशुद्ध करते हैं बल्कि उसको पारदर्शी भी बनाते हैं और उसको जो डिफरेंट यूजर्स उसके हैं उसके लिए यूजफुल भी बनाते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता हमारे सामने आती है। कुछ ऐसे उपक्रम हैं जिनको इनके ऊपर अनिवार्यतः लागू किया गया है, और ये जो है वो लेखा मानक नियम 2015 के नियम 4 के अनुसार ये कहता है कि इसमें कुछ कैटेगरी बने। जैसे 500 करोड़ रुपए अधिक की शुद्ध कीमत वाली कोई भी सूचीबद्ध हो चाहे सूचीबद्ध कंपनी हो, उसको जो है वो 1 अप्रैल 16 से ही उसके अनिवार्य कर दिए गए इनका पालन करना। 250 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक की वाली जो है उनके लिए जो है वो 1 अप्रैल 17 से अनिवार्य कर दिया गया है, वो सूचीबद्ध है यानी सूचीबद्ध है। उपरोक्त दोनों स्थितियों की अथवा स्वैच्छिक रूप से लागू करने वाली संस्थाओं द्वारा भविष्य में भी यही नियम लागू रहेगा, चाहे उनकी शुद्ध कीमत उपयुक्त सीमा से कम ही क्यों नहीं हो जाए या सेबी में सूची में बंद ही क्यों न जाए। तो ये तो एक इस रूप में बताया गया है कि ये दो बातें बताई, 250 करोड़ 500 करोड़ रुपए से देख, तो ये नियम उन सभी कंपनियों पर लागू रहेगा आगे भविष्य में भी, चाहे उनकी नेटवर्थ कम हो जाए और चाहे वो लिस्ट से बाहर यानी सूचित रहें या नहीं रहे। बैंकिंग और बीमा कंपनियों के लिए भी ये कहा गया कि जिनकी कीमत 250 करोड़ रुपए या अधिक है उनको 1 अप्रैल 18 से लागू हो गए। और गैर बैंकिंग कंपनी वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए ये है कि उनमें गैर बैंकिंग कंपनी वाली जो हैं या बीमा कंपनियां हैं उनके बारे में ये है कि ये संस्था यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए कि 500 करोड़ रुपए से अधिक वाली हैं तो 1 अप्रैल 18 से लागू हो गया, और यदि वो 250 करोड़ रुपए से और 500 करोड़ रुपए के बीच वाली हैं तो 1 अप्रैल 19 से लागू हो गया, चाहे वे सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध होते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने मतलब कहने का अभिप्राय है कि सभी सेक्टर्स को बता दिया। नॉर्मली 250 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसको पालन करना जरूरी हो गया। डेट अलग अलग है, कोई अप्रैल 16 से है, 17 से है, 18 से है, 19 से है। बैंकिंग कंपनियों के लिए, बीमा कंपनियों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान है कि यहाँ पर पूंजी जो उसकी नेटवर्थ है यानी शुद्ध कीमत है, शुद्ध कीमत का यहाँ मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की कैपिटल उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में से के जोड़ में से यदि हम उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस को या उसके जो हानियाँ हैं, जो डेफर्ड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको माइनस करने के बाद में जो उसकी वैल्यू आती है बिजनेस की, उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। और इस प्रकार से जो उपरोक्त परिधि में जो कंपनियां नहीं आती हैं, मान लीजिए वो नहीं आ रही, जैसे 250 करोड़ रुपए से कम वाली कोई आ गई, तो ऐसी जो उपरोक्त परिधि में नहीं आती है उसको लेखा मानक नियम 2006 में अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
तो जो ऊपर किसी भी कैटेगरी में नहीं है, यानी न तो वो बैंकिंग है, न बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, न वो इंश्योरेंस कंपनी है, न वो 500 करोड़ रुपए से अधिक वाली है, न कोई 250 करोड़ रुपए से अधिक वाली है। तो ऐसी जो कोई कंपनी विशेष कैटेगरी में बच गई, उसको भी ये कहता है कि 2006 के नियम बने हुए हैं लेखा मानक के, उनके अनुसार उसका पालन करना अनिवार्य होगा। इस बात का उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जो है वो संशोधन के द्वारा 2015 के नियम 4 में संशोधन करते हुए कुछ विशिष्ट उपक्रमों के अंतर्गत ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वो उनको उस डेट से इन नए जो मानक बनाए गए हैं इनका पालन करना अनिवार्य होगा। अब बात आती है कि भारत में कितने लेखा मानक बने हैं। वास्तव में जो भारत ने जो लेखा मानक बनाए हैं वो अभी तक 32 मानक बनाए गए थे हैं, लेकिन उनमें से केवल 29 मानक ही अधिसूचित किए गए हैं, यानी नोटिफाइड किए गए हैं। और उसमें से भी 2 जो मानक हैं वो वापस लेने के बाद एक्चुअल में जो वर्किंग में जो हैं वो केवल 27 मानक ही भारत में अभी लागू हैं, जिनको पालन विभिन्न कंपनी कॉरपोरेट सेक्टर्स को या उपक्रमों को उनका पालन करना अनिवार्य होता है या उनका पालन किया जाता है। तो इनको अभी वर्किंग में 27 मानक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो है वो लेखा मानक के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि भी ये क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ मैंडेटरी होते हैं, ये इनकी संख्या भारत में कितनी होती है। ये कुछ आमतौर से लेखा मानकों के बारे में हमने नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए जो सामान्यतः से अपेक्षित है। आज के लिए सब इतना ही। धन्यवाद।